नमस्कार, बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। आज बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश में विकास की रफ्तार की और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार कोशिशों में जुटे हुए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में निवेश प्रोत्साहन के लिए बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन में भाग लिया। कार्यक्रम में 15 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय राजनयिक मिशनों ने भागीदारी की। मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश को लगभग 3200 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इनसे लगभग 7000 लोगों को रोजगार मिलने की संभावना है। कार्यक्रम में एमपी के 4 विभागों द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया और 3 कंपनियों के प्रतिनिधियों ने भी अनुभव साझा किए। बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन में 500 से अधिक प्रतिभागियों ने अपनी भागीदारी की। कर्नाटक और आसपास के राज्यों के निवेशकों ने सहभागिता की। 10 से अधिक औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने 30 से अधिक प्रमुख उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा भी की। इस दौरान बेंगलुरु में स्थापित प्रमुख कंपनियां इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस समेत तमाम कंपनियों के साथ मध्य प्रदेश में आईटी के विकास और उनके भविष्य की योजनाओं के संबंध में राउंड टेबल चर्चा की गई। सीएम ने इस कार्यक्रम में सहभागिता करने के बाद कहा कि हम मध्य प्रदेश में जल्द ही कई आईटी कंपनियों को कैंपस बनाते देखेंगे। मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन में आईटी, टेक्सटाइल, फार्मा जैसे उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में सिंगल क्लिक के जरिए एवीजीसी एक्सआर नीति 2024 लॉन्च की। उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अपना नया सेंटर मध्य प्रदेश में खोल सकती है। इसको लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। सीएम ने कहा कि आयोजन के दौरान उन्होंने प्रमुख उद्योगपतियों के साथ गोलमेज बैठकें और 1-to-1 चर्चा की। इन्होंने मध्य प्रदेश के अनुकूल निवेश परिस्थिति तंत्र के बारे में इन्हें बताया गया और उन्हें राज्य में निवेश करने के लिए आमंत्रित भी किया गया। कार्यक्रम के दौरान विभिन्न कंपनियों के साथ कई समझौता ज्ञापनों पर भी हस्ताक्षर किए गए। तो इंटरैक्टिव सेशन में निवेशकों द्वारा प्रदेश में निवेश के लिए उत्साह दिखाई दिया। हम आज इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ मेहमानों को आपके साथ जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कुछ कहा, पहले वो सुनवाते हैं आपको। निवेश की संभावनाओं को लेकर के इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में किया गया था। मुझे मालूम है बेंगलुरु को सिलिकॉन वैली के नाम से भी जाना जाता है और वैसे भी बेंगलुरु में आईटी, गारमेंट्स, एरोस्पेस, डिफेंस, फार्मा जैसे विभिन्न मैन्युफैक्चरिंग उद्योग के लिए जाना जाता है। बेंगलुरु में इंटरैक्टिव सेशन के अंतर्गत आईटी, टेक्सटाइल, गारमेंट्स, फार्मा जैसे उद्योग सेक्टर के उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया। कल जैसे ही मैं आया, बीते 7 तारीख को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा हाल का जो शॉर्ट नेम है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड द्वारा एरोस्पेस एवं रक्षा संबंधी बनाए उत्पादों के संबंध में मैंने जानकारी हासिल की है। हमारी रक्षा के लिए जो अभी सबसे चर्चित तेजस विमान को भी देखा, अंदर से उसकी रचना भी देखी, बनने की पूरी व्यवस्था समझी और डिफेंस के सेक्टर में मध्य प्रदेश की संभावनाओं पर भी मुझे विस्तार से बात करने का मौका मिला। मुझे संतोष है इस बात का कि भविष्य में डिफेंस के लिए हाल अपना एक नया सेंटर मध्य प्रदेश में भी खोल सकता है। इस पर करीब करीब हमारी काफ़ी बातें हुई है। आगे इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे ऐसी उम्मीद करता हूँ। स्पेस टेक्नोलॉजी एवं नेस्कॉम जो कि आईटी कंपनी की ख्यातनाम संस्था है के प्रतिनिधियों द्वारा राउंड टेबल चर्चा की गई और उसमें काफ़ी अच्छे सकारात्मक परिणाम आने की संभावना है। इन्फोसिस, कॉग्निजेंट, टीसीएस और अन्य बहुत सारे संस्थाओं के साथ भविष्य में आईटी की संभावनाओं पर भी निवेश के बड़े अच्छे संभावना से वाले सेक्टर पे बात। और चर्चा के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में मौजूद हैं। जितेंद्र सिंह यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुरेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सुरेश जी, चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। सुरेश जी, जैसा कि आपने देखा कि अभी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं, फिर चाहे बेंगलुरु का दौरा हो या बीते समय वो मुंबई गए थे, चेन्नई गए थे, तमाम जगहों पर जाकर मध्य प्रदेश के लिए निवेश का आमंत्रण करना, आपको लगता है मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की कड़ी में ये सीएम के प्रयास सफल साबित होंगे?
निश्चित रूप से जब भी कोई बड़ा व्यक्ति प्रयास करता है और शासन का प्रमुख यदि अपने प्रयास प्रारंभ करता है तो ये माना जाता है कि सफलताएं करीब आ रही हैं, तभी उन्हें मैदान में उतारा जाता है। अन्यथा अधिकारी वर्ग, बाकी के लोग, छोटे ट्रेडिंग एसोसिएशन, मतलब जो निर्माण की एसोसिएशन है, जैसे फिक्की है, आईसीआईसीआई, ये जो हैं, ये सब जो है इसको लेकर के अपने काम करते हैं। और जब ऐसा पकने लगता है तब मुख्यमंत्री जैसी ताकत को उतारा जाता है। जी। तो मुझे इस बात में कोई संकोच नहीं है कहने में कि जब डॉक्टर मोहन यादव जी स्वयं तीसरी जगह जा रहे हैं और अभी जबलपुर में एक समिट की जा चुकी है, तो इससे निश्चित रूप से मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं बढ़ेंगी। इसके लिए मेरा 2-3 पक्ष में इस बारे में सोचता हूँ। जब भी मैं बात करता हूँ तो निश्चित रूप से ये बात कहता हूँ कि मध्य प्रदेश जो है, चूंकि देश के बीच का स्थान है, इसलिए यहाँ न तो जो है समुद्र की व्यवस्था है और न ही कार्गो की कोई हवाई यात्रा वाली ऐसी व्यवस्था है जिसके कारण हमारे यहाँ निवेश करने वाले बहुत जो है आकर्षित होकर के स्वयं आए, एज लाइक एज गुजरात और महाराष्ट्र, ये दोनों पोर्ट का क्षेत्र है और इनके अंदर निवेश इसलिए ज्यादा आते हैं। जी। इसी कारण से जो है कर्नाटक की तरफ जाते हैं, यानी कि उड़ीसा की तरफ जाएंगे और इसकी तरफ बाकी राज्यों की तरफ। अब अपन सबके जो देख लीजिए, कर्नाटक हो, उड़ीसा हो, तमिलनाडु हो, केरल में भी कुछ लोग जाते हैं, तो वहां से सुविधाएं जो है आपको विदेशों में भेजने की व्यवस्थाओं की रहती है। क्योंकि मध्य प्रदेश में जो इस समय जो काम हो रहा है उसकी मैं केवल इसलिए सराहना कर सकता हूं कि ये टारगेटेड निवेश है, यानी बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से हमको एक टारगेट बना करके जा रहे हैं कि हमको अमुक चीज लेकर के आना है। तो इसलिए जो है ये इसमें सफलता की संभावना ज्यादा दिखती है। ठीक है, एमओयू हो गए 3200 करोड़ के और 7000 लोगों के रोजगार की संभावनाएं हो गई, तो ये तो केवल संभावनाएं हैं। संभावनाओं के प्रति बहुत ज्यादा जब तक आप जमीन पर नहीं उतारेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको कुछ चीजों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा, जैसे मान लो कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री है, आप उसके अंदर लाइए। इंदौर में आईटी पार्क बना था जिसके बारे में बहुत ज्यादा कोई इंटरेस्ट नहीं हुआ और थोड़ा सा सक्सेस हुआ, थोड़ा सा फेल हुआ। इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी के क्षेत्र को भी जो है आपको महत्व और प्रोत्साहन देना पड़ेगा। फूड प्रोसेसिंग मध्य प्रदेश का सबसे प्रिय इंडस्ट्री हो सकती है, इसलिए आपको फूड प्रोसेसिंग को टारगेटेड जो है करना चाहिए। दूसरा, कृषि उपकरणों का मामला, क्योंकि मध्य प्रदेश कृषि के मामले में काफी शिवराज जी के कार्यकाल में और मोहन यादव जी के कार्यकाल में काफी तेजी से बढ़ा है और उत्पादन के क्षेत्र में भी हम काफी आगे निकले हैं, इसलिए कृषि से जुड़े हुए एक आप देवास को देख लीजिए और अन्य क्षेत्रों को देख लीजिए, हमारे यहाँ फार्मा का बड़ा प्रभाव है। तो यदि मान लो इस क्षेत्र की और इंडस्ट्री हमारी आने की कोशिश करती हैं तो उनके लिए सरलता दिखेगी, क्योंकि पहले से हमारे यहाँ मार्केट भी है और पहले से हमारे यहाँ उनके परिवहन की व्यवस्थाओं का आधार भी है। इसलिए ये कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में ये जो टारगेटेड जो मोहन यादव जी ने अप्रोच प्रारंभ की है, ये न केवल सराहनीय है बल्कि औद्योगिक दृष्टि से मध्य प्रदेश को बढ़ाने वाला है। एक मैं साथ के साथ ये बात जरूर अभी पहले ही सत्र में कह देता हूं, और वो ये है कि आपने यदि एमएसएमई के बारे में ज्यादा ध्यान देना चालू किया तो आपके रोजगार के अवसर ज्यादा जनरेट होंगे और मध्यम श्रेणी के उद्योग तक यदि आप पहुंचेंगे तो हमारा पीथमपुर अच्छा है, हमारा पीलूखेड़ी अच्छा है और कुछ और क्षेत्र ऐसे हैं जहां हमारा अब ग्वालियर अंचल के अंदर जो उद्योग विस्तार जो इसके जिला उद्योग केंद्र के या AKVN के जो क्षेत्र थे उनके अंदर उतना जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और जो आकर्षण नहीं हो पाया, लेकिन ये पीलूखेड़ी और आपका जो है मंडीदीप काफी अच्छा क्षेत्र है। गोविंदपुरा थोड़ा सा BHEL के कारण चलता था, लेकिन वहां अब BHEL कमजोर होने से जो इंसलरीज हैं वो ज्यादा प्रभावशाली नहीं है, अदरवाइज पहले बहुत अच्छी थी। तो मुझे लगता है कि हमें रिस्ट्रक्चरिंग की भी काम करते रहना चाहिए साथ ही साथ, और जो है हमारे उत्पादन किस प्रकार बढ़े, रोजगार के अवसर किस प्रकार से आए। और मध्य प्रदेश में जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने एक बड़ा टारगेट तय किया है कि आने वाले साल में हम अर्थव्यवस्था को दुगना तक ले जाएंगे और उसी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे स्थान पर ले जाने की स्थितियां निर्मित होंगी, तो मुझे लगता है कि इन प्रयासों को टारगेटेड करके जो काम किया जा रहा है वह निश्चित रूप से सफलता के करीब जाने वाला है। ठीक है, जितेंद्र जी का रुख करते हैं। जितेंद्र जी, 3175 करोड़ निवेश राशि बताई जा रही है और इससे अनुमानित रोजगार 6900 का होगा। अलग अलग क्षेत्रों में इन्वेस्टमेंट है। क्या लगता है आपको, खासतौर से हमारा जो युवा है, मध्य प्रदेश का ही रहने वाला युवा, इस 6900 की ये जो संख्या बताई जा रही है, इससे इसको फायदा होगा, प्रदेश का युवा प्रदेश में ही रहे
पलायन न करे, उस दिशा में ये कदम कितना मजबूत दिखाई देता है? जी जी, आपका ऑडियो हम तक आ नहीं रहा है, आपका ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए शायद। हाँ हाँ, बोलिए जी कुछ। हाँ जी, मुख्यमंत्री जिस तरह से प्रयास कर रहे हैं, उनके प्रयास निश्चित तौर पे बहुत सराहनीय है। और मध्य प्रदेश तो वैसे भी अगर देश के भौगोलिक परिस्थितियों के लिहाज से अगर देखा जाए, ट्रांसपोर्टेशन के लिहाज से देखा जाए, और साथ साथ हमारे साथी जो बता रहे थे कि यहाँ से जो है एयर ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी जो है, इंदौर में तो काफी जो है पिछले 5 सालों में जो है हालात सुधरे हैं। यहाँ से कार्गो फैसिलिटी भी है। फार्मास्यूटिकल सेक्टर जो है पीतमपुर का बहुत अच्छा कर रहा है। ऑलरेडी जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हम लोग टायर निर्मित कर रहे हैं इंदौर से। स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, एक चरण उसका पूरा हो चुका है, दूसरे चरण में भी काफी खास करके आईटी सेक्टर को जो है डेडिकेटेड जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में भी जो है काफी सारी यूनिट्स जो है यहाँ के स्थापित हो गई हैं। और जिस तरह से अब ये जो समाचार जो है सामने आ रहा है कि दुनिया और देश के जो है औद्योगिक घराने जो है वो मध्य प्रदेश को लेकर काफी उत्साहित हैं और निवेश की को लेकर संकल्पित हैं। निश्चित तौर पर ये मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत सुखद खबर है। देखिए, हमारा 1 लाख किलोमीटर के आसपास का जो है करीब करीब सड़क नेटवर्क है, और अन्य राज्यों की तुलना में अगर हम देखें तो बहुत इस परिस्थिति में बहुत बेहतर है। एक हमारे यहाँ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंदौर से फार्मा कार्गो हो या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में बूट हो, छोटे छोटे से जो कल पुर्जे हैं, जैसे अभी तक हम जो है सेना को जो है काफी सारे जो उपकरण है उनके लिए मददगार जो छोटे छोटे कल पुर्जे रहते हैं, उनका निर्माण जो है पीतमपुर में और इंदौर सागर क्षेत्र में कुछ यूनिट्स हैं वो कर रही है। बड़ा उत्साहजनक वातावरण है। और निश्चित तौर पर जिस तरह से जब राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है, राजनीतिक मंशा जो है वो इस तरह के कदम उठाती है, तो पूरा की पूरा जो एक उत्साह का वातावरण जो है बनता है। और आने वाले दिनों में ये बहुत अच्छी खबर है। कोविड के बाद हम बहुत महसूस कर रहे हैं कि जिस तरह से यहाँ से काफी भारी मात्रा में जो है जो छोटे उद्योग धंधों में नियोजित जो लोग थे, जो असंगठित क्षेत्र के जो लोग थे हमारे, वो जिस तरह से बेरोजगार हुए या बेपटरी हुए, तो ये एक शुरुआती मैसेज है। और ये अगर जमीन पे उतरता है तो 7,000 का रोजगार जो है कोई कम नहीं होता है आज की तारीख में। और जब हम देखते हैं, जब एक अर्थव्यवस्था जो है या इस तरह से नई यूनिट्स लगती हैं, तो उसके आसपास का पूरा क्षेत्र जो है उसमें कई सारे रोजगार के नए अवसर भी जो है निर्मित होते हैं। जो छोटे मंजिले व्यापारी हैं, व्यवसायी हैं, होटल्स हैं, रहने के स्थान हैं, ओवरऑल सारे की सारा व्यापार व्यवसाय जो है उसको गति मिलती है। तो ये एक बहुत अच्छा, संभावित और आशावादी कदम है। इसको जो है बहुत सकारात्मकता से देखना चाहिए। ठीक है, आप इसको सकारात्मक कदम के तौर पर बता रहे हैं। सुरेश जी का एक बार फिर से रुख करते हैं। सुरेश जी, प्राकृतिक भौगोलिक स्थिति से तो हम पीछे नहीं जा सकते और उस बारे में चर्चा करना फिर से उसी बहस को जन्म देना ही है। लेकिन इससे इतर अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश के एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं? क्योंकि कई बार बात होती है कि ये सेंट्रल इंडिया का सबसे प्रमुख क्षेत्र है, इसे बिल्कुल भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो एडवांटेज हम कैसे ले सकते हैं अपने प्रदेश का? देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है कि मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर जो है काफी तेजी से बढ़ा है। और जब से केंद्र में सरकार आई है नरेंद्र मोदी साहब की, और गडकरी साहब जब से केंद्र में परिवहन के और सड़क के मंत्री बने हैं, और उन्होंने जिस तरीके के नेटवर्क पूरे देश में सेट किया है, कहाँ से कहाँ जाने तक का और कैसे जाने का और कितना जल्दी जाने का जो सब कुछ तय किया है, उससे कुछ बाधाएं जो आती थी वो बाधाएं दूर हुई है, इसमें कोई शक नहीं है। और हमें जो ट्रांसपोर्टेशन जो है वो पहले बहुत कॉस्टली था, सड़कें हमारी ठीक नहीं थी, नेशनल हाईवेज काम नहीं करते थे, वो परिस्थितियां अब नहीं है। इसलिए अब जितनी तेज गति से हम एक जो आवागमन हमारा जो है, जिसको कह सकते हैं रॉ मटेरियल का हो या फिनिश गुड्स का हो, उसका हमको एक बड़ा लाभ मिलता है। मैं इसके साथ एक बात और जोड़ना चाहता हूं कि आपको कुछ चीजें, जैसे भारत सरकार कुछ चीजें ऐसी तय करना पड़ेंगी, जैसे कि मान लो हमारा तेजस वाला मामला है और जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स का मामला है, तो जो हमारे बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो सारे राज्यों में हमें केंद्र सरकार के माध्यम से विभाजित करना चाहिए। जैसे कुछ बेंगलोर में चल रहे हैं तो कुछ मध्य प्रदेश में चलना चाहिए, चाहे इंदौर में चले, चाहे ग्वालियर
मालवांचल में चले या इसमें चले, महाकौशल में चले जी या जी मध्य भारत में चले, जैसा भी चले, मतलब कुल मिलाकर के ये मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमारे जो बड़े केंद्र सरकार के संस्थान हैं, उन संस्थानों का राज्यों-वार विभाजन करना चाहिए नीतिगत रूप से। जिस प्रकार से एम्स बन रहे हैं, जिस प्रकार से बीएचईएल का मध्य प्रदेश में जैसे भोपाल में स्थापना हुई थी एक जमाने में, तो ऐसे बड़े उद्योगों को जो है राज्यों में आवंटित करना चाहिए। उसका लाभ क्या मिलेगा कि उसके साथ जो है सहयोगी यूनिट्स लगेंगी और एक उद्योग का वातावरण निर्मित होगा। और जब कोई बड़ा उद्योग आ जाता है तो उसकी आड़ में जो फर्दर इन्वेस्टमेंट्स हैं वो भी, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है वो भी हमको तैयार करना पड़ेगा। जैसे कि मैं धार्मिक बात नहीं कर रहा हूँ, या धार्मिक दृष्टि से मत देखिए, जैसे राम मंदिर बना तो वहां सड़क बन गई, वहां एयरपोर्ट बन गया, तो जो है पर्यटन की दृष्टि से समझ लीजिए और अन्य दृष्टि से समझ लीजिए, एकदम से लोगों का तेजी से आना जाना हुआ। तो छोटे छोटे काम भी, तो जैसे अपने उज्जैन के अंदर, महाकाल के अंदर महाकाल लोक बना, तो उस महाकाल लोक के कारण जो एक प्रकार का हमारा जो क्रय शक्ति बढ़ी है हमारे दुकानदारों के जो हुई है, इसी प्रकार से यदि हम औद्योगिक क्षेत्र में और जो और क्षेत्र हैं हमारे, उन क्षेत्रों में भी यदि हम इस प्रकार के टारगेटेड निवेश करने की कोशिश करेंगे, मैं टारगेटेड बार बार इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मध्य प्रदेश के विकास के लिए आप टारगेट बना करके ही काम करना पड़ेगा। आप बड़ी ग्लोबल समिट कर लीजिए, लोग एग्रीमेंट करके चले जाएंगे, आएंगे और चले जाएंगे, कुछ लोग उसमें टिक पाएंगे। आपने आप ये देख लीजिए। ये सर बहुत एक बड़ा, हाँ बोलिए सर, बोलिए। दूसरा एक सबसे बड़ा जो हमारे यहाँ है, जैसे कोल का क्षेत्र है हमारे यहाँ, बाकी और हमारे खनिज पदार्थ हैं हमारे यहाँ, जो खनिज, गौण खनिज और ये सब मामले हैं, तो इन सब चीजों को भी एक और आपको ध्यान देना है। विशेष रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी को इस बारे में ध्यान देना चाहिए, विभागों को ध्यान देना चाहिए कि हम हार से तो लेकर के आए ही, जो हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री जी का एक टारगेट है वोकल फॉर लोकल, तो हमें अपने विभिन्न अंचलों से भी ऐसे उत्पादों को निकालना होगा जो ग्रामीण अंचल या शहरी कस्बाई अंचल से या इन क्षेत्रों में जो अपने एक छोटे रूप में होते हैं, उनको वहां प्रोत्साहित करके और थोड़े उनके बड़े स्वरूप को अन्य राज्यों में प्रेषित करने वाले, क्योंकि आजकल देखिए जो हस्तकरघा है, जो ग्रामीण अंचलों में बनने वाली और चीजें हैं, आप बुद्धि क्षेत्र में चले जाइए, इतनी अच्छी अच्छी चीजें बनती हैं। आप जो है अन्य क्षेत्रों में चले जाइए तो बहुत चीजें बनती, यदि उनको हम लार्ज स्केल पर ले जाने की कोशिश करें, कम से कम पूरे मध्य प्रदेश में उनको फैलाने की कोशिश करें या मध्य प्रदेश से बाहर भेजने की अगली क्रिया प्रारंभ करें, तो न केवल रोजगार मिलेगा, अपितु बहुत अहम बात आपने कही है व्यवस्थाओं जी। तो मुझे लगता है कि हम इस तरीके से चलने की बजाय केवल टारगेट में एक छोटी सी बात कह के अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ जी। हो सकता है मैं ही उसमें शामिल हूँ, लेकिन हमने एक बार सुझाव दिया था कि जो हाईवेज बने हैं हमारे यहाँ, नेशनल हाईवेज हैं, बड़े जो एरिया हैं जहाँ से लोगों का आवागमन ज्यादा होता है, तो वहाँ कृषि उत्पादों को हम मंडियों की तरफ लेकर के जाते हैं। कृषि उत्पाद को, जैसे सब्जियां हैं, फल हैं, इनको यदि हम मंडियों की तरफ लेकर के जाएंगे तो हम आड़ती और किसान के चक्कर में पड़ जाते हैं। यदि हमने उसी हाईवे के ऊपर ऐसी व्यवस्थाएं डेवलप करना प्रारंभ की कि वो अपना उत्पाद सड़क पर लेके आ जाएं और जिनको खरीदना है वो वहां जाएं, तो उससे हमारे किसान को सीधा लाभ होगा और एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बड़ा तेजी से सुधार होगा। तो मुझे लगता है बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बिल्कुल टारगेट करके की जाना चाहिए। ये तो बहुत अच्छा और बहुत अनूठा, मैं कहूंगा ये नवाचार होगा अगर इसका सजेशन आपके द्वारा सरकार तक भी पहुंचे तो बहुत अच्छा रहेगा। जितेंद्र जी, जो बात सुरेश जी ने कही हमारी उपयोगिता के बारे में, इसमें अगर आप कुछ एड ऑन करना चाहें कि हमारा मध्य प्रदेश कितना उपयोगी है, अगर हम इस विषय पे चर्चा करें तो। जी, इसके पहले भी इंदौर में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की अगर हम बात करें, पिछले साल ही यहाँ समिट हुई थी, मैंने खुद ने उसको कवर किया था। इसमें काफी जो है रोचक कुछ सजेशन जो है उद्योगपतियों की ओर से भी आए थे, जो बड़े निवेशक उनकी ओर से भी आए थे जी। खास करके इस तरह के कुछ जो एक प्रपोजल थे कि हमारे यहाँ अगर एयर कनेक्टिविटी अगर दूसरे देशों से बढ़ा दी जाए और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हॉस्पिटल संचालकों का ये कहना था कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम दुनिया में सबसे सस्ता, सबसे सुगम इलाज उपलब्ध कराने की स्थिति में इंदौर में खास करके हैं। और वहाँ समस्या यही थी कि जो ऐसे देश हैं जहाँ काफी ट्रैफिक होता है, जैसे अमेरिका है या यूरोप के कुछ जो देश हैं, वहाँ पे ट्रैफिक जो है स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर बहुत ज्यादा होता है। तो उस ट्रैफिक को डाइवर्ट करके जो है यदि इंदौर लाया जाए तो जो है उनको यहाँ इंदौर में सुगम इलाज जो है, सस्ता इलाज जो है
हम दुनिया को दे सकते हैं जी। हमारे साथी ने जो एक बात कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम हमेशा जो है जब निवेश के लिए अपने प्रयास शुरू करते हैं सरकारी स्तर पर, जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी अपने प्रयास शुरू किए हैं उनके स्तर पर, तब ये देखा गया है कि हम बड़े उद्योगों के लिए, बड़े उद्योगपतियों के लिए तो पलक पावले बिछा देते हैं, लेकिन कोविड के दौरान जो है जिस तरह से एमएसएमई हमारा दम तोड़ गया है, कुछ हमारी आर्थिक नीतियों के कारण जो हमारा छोटा सेक्टर जो है, मंजिला कारोबारी जो दम तोड़ गया है या उसके अनुकूल हालात नहीं हो पा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जो हमारी खुद की जो उपयोगिता थी जिसकी वजह से मध्य प्रदेश जाना जाता था, जैसे एक बड़े दौर पर हम देखते हैं कि जब यहाँ बारिश होती है तो बहुत अधिक पानी हो जाता है और जब गर्मी होती है तो पानी की कमी हो जाती है। इसी प्रकार से जब प्याज की या लहसुन की या जो स्थानीय जो दूसरी फसलें हैं, जब वो फसलें होती हैं, तो हमारे यहाँ टमाटर भी होता है, तब उसका उत्पादन बढ़ने के बाद में जो है हमारे कोई ऐसी फूड प्रोसेसिंग यूनिट नहीं है जो कि उसको संरक्षित रख सके, किसानों को जो है उसका पर्याप्त जो है उनकी लागत दे सके, उनकी कीमतें दे सके, उनको लाभांश दे सके। तो कुल मिलाकर जो है हमारे यहाँ की निर्माण परिस्थितियां, हमारे यहाँ के जो ट्रेंड वर्कर्स हैं उनकी जो है अपनी स्थितियां परिस्थितियां, और इन सबको देखते ये जो हमारे साथी भी जो कह रहे थे, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज ये हमेशा देखते हैं प्लानिंग का अभाव है। और बड़े उद्योग घराने जो है वहाँ उनके यहाँ पास प्लानर रहते हैं, जब उनको यहाँ जमीन मिल जाती है, तमाम संसाधन मिल जाते हैं, सुविधाएं मिल जाती हैं, उसका तो वो लोग लाभ लेते रहे हैं और हमारे यूनिट स्थापित हो रही है। लेकिन आज आवश्यकता ये है कि जो हमारे स्थानीय कारोबारी हैं, स्थानीय उद्योगपति हैं, खास करके छोटे क्षेत्र के जो उद्योगपति हैं, तो छोटी छोटी यूनिट्स लगाकर जो है काफी रोजगार जनरेट करते हैं। जी, ये खासियत ये छोटी यूनिट्स की कि उनमें रोजगार ज्यादा मिलता है क्योंकि मैकेनिज्म पे हम ज्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल कंपेरिजन टू बड़ी यूनिट्स के। तो इन सब बातों को जो है अब जब शुरुआत हुई है, ये पहल हुई है, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में सरकार इन सब चीजों की तरफ भी ध्यान देगी और निश्चित तौर पर जो है हमें सस्ता मिलेगी। बिल्कुल, मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सुरेश शर्मा साहब हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। धन्यवाद आपका। जितेंद्र सिंह यादव जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सार्थक चर्चा आप दोनों विद्वान पत्रकारों ने की और हमारे दर्शकों को भी ये बात समझ में आई होगी। साथ ही साथ आपने जो सुझाव दिए बहुत महत्वपूर्ण थे। चर्चा हमारी हो रही थी मध्य प्रदेश में निवेश के लिए, जिस प्रकार से सीएम डॉक्टर मोहन यादव लगातार तत्पर नजर आ रहे हैं, और यही वजह है कि चाहे चेन्नई का दौरा करना हो, बेंगलोर का दौरा करना हो, मुंबई का दौरा करना हो, और वहां पर जाकर मध्य प्रदेश में आमंत्रण देना, उन देश के शीर्ष उद्योगपतियों को मध्य प्रदेश की उपयोगिता बताना और हजारों करोड़ों के इन्वेस्टमेंट को लाया जा रहा है, जिसके रोजगार के संसाधन बनेंगे और मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। ये तमाम व्यवस्थाएं पूरी तरह से अगर फलीभूत होती हैं तो एक बड़ा असर मध्य प्रदेश में रोजगार के तौर पर देखने को मिलेगा। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही।